Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन। दोस्तों, कल जैसा कि जो लास्ट वीडियो पड़ा था वो हमारा था आर्टिकल नंबर 3 यानी कंपटीशन एरिया का। क्योंकि वो आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से वीडियो बहुत लेंदी ना हो, बहुत बड़ा ना हो, तो इसलिए मैंने आप सबकी सहूलियत पर, क्योंकि लास्ट के जो वीडियोस एक दो पड़े थे आर्टिकल नंबर 1 और 2 के, वो भी थोड़े बड़े हो गए थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि हो सकता है तो वीडियोस को 2-3 भागों में करिए जिससे ईज़िली देखा जा सके बार बार, क्योंकि बड़े वीडियोस होते हैं तो उनको फॉरवर्ड और रिवाइंड करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हाफ कल मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, सेकंड हाफ आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपने एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है इंडिकेशन ऑफ पोजीशन। तो ये इंडिकेट किसको कर रहा है, संकेत किसको कर रहा है, किसकी स्थिति को। जो भी कल हमने पढ़ा कि मैट का साइज़ क्या होगा, मैट कैसे सरफेस पे रहेगा और बहुत सारी चीज़ें देखा था हमने। अब उन मैट के और भी सारी चीज़ें, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो चीज़ों को वो क्लियर कर रहा है कि हमारा रेफरी कहाँ पे बैठेगा, रिकॉर्डर कहाँ होगा, IVR कहाँ होगा, और बहुत सारी कॉर्नर जजेस और कोचेज़, कंटेस्टेंट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इंडिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो मैं शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 का 2.1 है द आउटर लाइन ऑफ द कॉन्टेस्ट एरिया शैल बी कॉल्ड द बाउंड्री लाइन। आउटर लाइन जो बाहरी रेखा है, हमारी बाहरी सीमा है, ऑफ द कॉन्टेस्ट एरिया जो कॉन्टेस्ट की बाहरी रेखा है हमारी, जहाँ पे एक्चुअल कॉन्टेस्ट होगा। कॉन्टेस्ट एरिया, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्टेस्ट एरिया और कंपटीशन एरिया ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि कंपटीशन एरिया जो होता है वो 10x10 और मैक्सिमम 12x12 का किया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्टेस्ट एरिया होता है हमारा, जिसको हम प्लेइंग एरिया कह सकते हैं, एक्चुअल प्लेइंग एरिया जो होता है हमारा, जिसमें कंटेस्टेंट हमारे खेलते हैं, इनको कंटेस्टेंट एरिया भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वो 8x8 का ही होगा, चाहे वो ऑक्टागोनल शेप हो या हमारा स्क्वायर शेप हो। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि आउटर लाइन ऑफ द कंटेस्टेंट एरिया, कॉन्टेस्ट एरिया, तो कॉन्टेस्ट एरिया मीन्स 8x8 की बात की जा रही है, शैल बी कॉल्ड बाउंड्री लाइन। इनका जो आउटर लाइन होगी कॉन्टेस्ट एरिया की, उसे बाउंड्री लाइन कहा जाएगा। बस छोटी सी चीज़ बताया गया है। द आउटर लाइन ऑफ द कंपटीशन एरिया, अब देखिए मैं वही चीज़ मैंने कहा कि कॉन्टेस्ट एरिया और कंपटीशन एरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आउटर लाइन, अभी बाहरी लाइन किसकी, कंपटीशन एरिया की बाहरी लाइन शैल बी कॉल्ड क्या कही जाएगी, आउटर लाइन। जो कंपटीशन एरिया की बाहरी रेखा है उसे आउटर लाइन ही कहा जाएगा, लेकिन जो कॉन्टेस्ट एरिया की बाहरी लाइन होगी उसे बाउंड्री लाइन कहा जाएगा। बस इतना ही इस पॉइंट में बताया गया है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, 2.2 द फ्रंट आउटर लाइन एडजेसेंट टू द रिकॉर्डर्स डेस्क शैल बी कॉल्ड आउटर लाइन 1। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फ्रंट आउटर लाइन, सामने की, फ्रंट मतलब सामने की बाहरी रेखा, एडजेसेंट मतलब जो नियरेस्ट होती है, सबसे पास में होती है, उसको कहा जाता है एडजेसेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि टू द रिकॉर्डर डेस्क, रिकॉर्डर डेस्क के सबसे करीब में, सामने अभी आप कह सकते हैं, उसके सटी हुई कह सकते हैं, जो हमारी बाहरी लाइन होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आउटर लाइन नंबर 1। एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम चलते हैं, क्लॉक जैसे हमारी घड़ी चलती है, जिसे दक्षिणावर्ती भी कहा जा सकता है, उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज आउटर लाइन 1, क्लॉकवाइज जब करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आउटर लाइन नंबर 1, देन
अदर लाइन शैल बी कॉल्ड आउटर लाइन्स 2, 3 एंड 4। फिर उसके बाद कहते हैं कि द बाउंड्री लाइन एडजेसेंट टू द आउटर लाइन। अब बाउंड्री लाइन की बात की जा रही है कि बाउंड्री लाइन के बारे में भी वही चीज़ कहा जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये अभी तक आउटर लाइन की बात हो रही थी जो 10x10 की बाहरी लाइन होती है। अब क्या हो रहा है, ये कंपटीशन एरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कंपटीशन एरिया हमारा जो 10x10 और 12x12 का है, उनकी बाउंड्री लाइन सेम उसी तरह से होती है कि आउटर लाइन 1 शैल बी कॉल्ड बाउंड्री लाइन 1 एंड क्लॉकवाइज फ्रॉम बाउंड्री लाइन 1 द अदर लाइन्स शैल बी कॉल्ड बाउंड्री लाइन 1, 2, 3, 4। सेम वैसे ही जैसे कंटेस्टेंट एरिया की बाउंड्री लाइन 1, 2, 3 है क्लॉकवाइज, वैसे ही सेम कंपटीशन एरिया की बाउंड्री लाइन भी वैसे ही होती है। फिर उसके बाद आते हैं इन केस ऑफ ऑक्टागोनल शेप कॉन्टेस्ट एरिया। अब ऑक्टागोनल शेप के बारे में बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ ऑक्टागोनल, तो ऑक्टागोनल के मैटर में क्या करते हैं कि द बाउंड्री लाइन एडजेसेंट जो करीब है टू द आउटर लाइन 1, वो बाउंड्री लाइन जो आउटर लाइन बाहरी रेखा 1 के पास में है शैल बी कॉल्ड बाउंड्री लाइन 1 एंड क्लॉकवाइज फ्रॉम बाउंड्री लाइन 1 द अदर लाइन शैल बी कॉल्ड बाउंड्री लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ऑक्टागोनल में क्योंकि जो है वो हमारे 8 छोर होते हैं, ऑक्टागोनल मैंने कल बताया था अष्टकोणीय, तो 8 छोर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है कि छोटी छोटी बाउंड्री लाइन्स हमारी होंगी, तो 1 से शुरू होंगी और क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो काउंट की जाएंगी। बस इतनी सी बात है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि 2.3 पोजीशन ऑफ रेफरी एंड कंटेस्टेंट एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द मैच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पोजीशन होगी, स्थिति होगी ऑफ द रेफरी, निर्णायक की। यहाँ रेफरी से मैं आपको बता दूं कि जो रेफरी अगर जहाँ पे भी शब्द आता है तो रेफरी का मीन्स होता है सेंटर रेफरी, जो हमारे मैच को कंडक्ट करता है उसको सेंटर रेफरी को रेफरी से जो है बुलाया जाता है। और बाकी जो हमारे रेफरीज होते हैं, जो कॉर्नर जजेस होते हैं, उनको रेफरी नहीं, उनको कॉर्नर जजेस कहा जाता है। तो ये अंतर आप समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं आदमी को। रेफरी तो ओवरऑल सभी होते हैं, लेकिन वो पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको, अगर सेंटर आप काम कर रहे हैं, एज अ सेंटर आप वर्क कर रहे हैं तो आप रेफरी हैं, लेकिन अगर आप वही काम आप कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो आप जज कहे जाएंगे, कॉर्नर जजेस 1, 2, 3 ऐसा करके। तो यहाँ पे उन्हीं की बात की जा रही है कि रेफरी और कंटेस्टेंट की मैच के शुरुआत में और आखिर में क्या पोजीशन होगी उनकी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द कंटेस्टेंट शैल बी एट द 2 ऑपोजिंग पॉइंट। 2 परस्पर विरोधी आप कह सकते हैं पॉइंट, यानी कि आमने सामने की बात की जा रही है, एक दूसरे के सामने पॉइंट पर होंगे दोनों। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्टेस्ट एरिया पैरेलल टू आउटर लाइन 1 the referee shall be positioned at a point 1.5 meter from the center of the contest area toward the outer line 3। यहाँ पे बात कही जा रही है कि 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्टेस्ट एरिया। तो ये पैरेलल खड़े होंगे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे दोनों कंटेस्टेंट। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, जो हमारी कॉन्टेस्ट एरिया का केंद्र भाग होगा, बीचों बीच होगा, वहाँ से 1 मीटर की दूरी पर दोनों खड़े होंगे, 1-1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने, आउटर लाइन नंबर 1। फिर उसके बाद कहा जा रहा है रेफरी के बारे में कि रेफरी शैल बी पोजीशनड, वो कहाँ पे स्थित होगा, वो होगा 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉन्टेस्ट एरिया। तो जो सेंटर होगा कॉन्टेस्ट एरिया का केंद्र, वहाँ से 1.5 मीटर पीछे, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर पीछे खड़ा होगा, टुवर्ड्स किस तरफ, आउटर लाइन नंबर 3, यानी कि जज नंबर जो हमारा 2 बैठता है, वो होता है हमारा आउटर लाइन नंबर 3। वहाँ पर रेफरी पहले खड़ा रहता है, फिर वहाँ से आगे बढ़ के मैच को स्टार्ट करता है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2.4 पर।
ये कहता है पोजीशन ऑफ जजेस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले सेंटर रेफरी, फिर अब जजेस की बात की जा रही। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट जज शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 2 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन से जज नंबर 1 की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 2 मीटर दूर होगी। द पोजीशन ऑफ द सेकंड जज शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 2 मीटर आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउंड्री लाइन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी बाउंड्री लाइन है उनसे जज नंबर 2 की पोजीशन क्या होगी, वो मिनिमम 2 मीटर आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होगी। और होगी कहाँ, बीचों बीच में। आपने देखा भी होगा मैचेस में कि जो हमारा का जज नंबर 2 होता है वो ठीक बीचों बीच में बैठता है, ना कि कहीं कॉर्नर पे बैठता है। जज नंबर 1 कॉर्नर पे होगा, जज नंबर 3 कॉर्नर पे होगा और जज नंबर 2 बीचों बीच में बैठता है हमारी बाउंड्री लाइन के। फिर आते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउंड्री लाइन 5। यहाँ पे 5 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑक्टागनल की बात की जा रही है। तो जो ऑक्टागनल शेप में अगर आप देखेंगे तो वो बाउंड्री लाइन 5 आ जाएगी, क्योंकि 8 उसमें दिशाएं होती हैं, कोण होते हैं, तो इस वजह से वो 5 पर आएंगे। बाकी अगर आप स्क्वायर शेप की बात करेंगे तो वो बाउंड्री लाइन 3 पर के सेंटर में बीचों बीच में हमारा जो जज नंबर 2 है वो बैठेगा। द पोजीशन ऑफ द थर्ड जज शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 2 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बाउंड्री लाइन 8 यानी आखिरी कोण की बात की जा रही है। स्क्वायर शेप में हमारे रिकॉर्डर के राइट साइड के कॉर्नर पे जो है जज नंबर 3 पोजीशन होती है उनकी, वो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्टागनल की बात की जा रही है क्योंकि उसमें 8 होते हैं, तो 8 जो होता है वो आखिरी कोण होता है, मीन्स वही लगभग पोजीशन आ जाएगी जो हमारी स्क्वायर शेप में होती है। तो वहाँ पे जज नंबर 3 बैठेगा बाउंड्री लाइन नंबर 8 पर। इन केस ऑफ 2 जजेस, अभी क्या जब से बेस्ट ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट आया है हमारे ताइक्वांडो में, तो यहाँ पे क्या है कि 2 कॉर्नर जजेस से भी मैच को कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन केस यदि जो 2 जजेस का है तो इस मामले में क्या करेंगे कि सिटिंग द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट जजेस शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 3 मीटर फ्रॉम द आउटर लाइन 1। आउटर लाइन जो बाहरी रेखा है, हमारी बाहरी सीमा है, उनसे मिनिमम 3 मीटर की दूरी पर जज नंबर 1 बैठेगा। लेफ्ट ऑफ द मैट, लेफ्ट साइड में मैट के लेफ्ट साइड में जज नंबर 1 3 मीटर दूरी पर मिनिमम बैठेगा। एंड द सेकेंड जज शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 3 मीटर फ्रॉम द आउटर लाइन 3। आउटर लाइन 3 से 3 मीटर की दूरी, सेंटर से 3 मीटर की दूरी पर वो हमारा जो जज नंबर 2 है वो बैठेगा, यानी क्रॉस में बैठते हैं। जब अगर आपने देखा होगा तो क्रॉस में बैठते हैं कि हमारा जो जज नंबर 2 होता है, जज नंबर 1 हमारे रिकॉर्डर की लेफ्ट साइड में बैठता है, और ठीक उसके जो है, अगर ऑक्टागनल शेप के उसमें मैं समझाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट में, तो हमारी आउटर लाइन जो 3 होगी हमारी, उनके ठीक कॉर्नर पे बैठेंगे, राइट साइड में आप कह सकते हैं बैठेंगे। तो ये क्रॉस में एक दूसरे के रहेंगे जज नंबर जो है 1 और 2। फिर बात करते हैं द पोजीशन ऑफ जजेस मे बी अल्टर्ड टू फैसिलिटेट मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड और स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे जजेस की पोजीशन है मे बी अल्टर्ड, वो अल्टर्ड क्या, सुधार किया जा सकता है उसमें। किस लिए कि मीडिया जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, हमारा मीडिया का प्रसारण जो होता है, उसको अगर किसी तरह से जो है क्या कहें, सुविधाजनक बनाने के लिए हम अपने जजेस की पोजीशन को अल्टर भी कर सकते हैं। या कोई स्पोर्ट्स का प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हम अपने जो जजेस की पोजीशन है उन्हें अल्टर किया जा सकता है, यानी सुधार किया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर 2.5 पोजीशन ऑफ रिकॉर्डर एंड आईवीआर। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारा रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर और आईवीआर का मतलब आप समझते होंगे, इंस्टेंट वीडियो रिप्ले। तो इनकी जो पोजीशन होती है, इनको ये कहाँ पे होगी,
उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पोजीशन ऑफ रिकॉर्डर एंड IVR शैल बी लोकेटेड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द आउटर लाइन 1। जो हमारे रिकॉर्डर होंगे और IVR यानी इंस्टेंट वीडियो रिप्ले की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, हमारी जो आउटर लाइन 1 होगी उससे 2 मीटर की दूरी पर वो बैठेंगे, उनकी पोजीशन होगी। पोजीशन ऑफ रिकॉर्डर मे बी अल्टर्ड टू अकोमोडेट द एनवायरनमेंट ऑफ द वेन्यू एंड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि हमारे जो IVR होंगे और रिकॉर्डर की पोजीशन को भी मीडिया प्रसारण के लिए और जो हमारा वहाँ का वातावरण होगा टूर्नामेंट का उसको समायोजित यानी सुधार करने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए, या कोई स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन है उसकी अगर रिक्वायरमेंट है कि हमारी पोजीशन चेंज की जाए तो वो अल्टर किया जा सकता है। बस कुल मिला के इतनी बात है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2.6, पोजीशन ऑफ कोचेज। द पोजीशन ऑफ द कोचेज शैल बी मार्क्ड एट अ पॉइंट इन मिनिमम 2 मीटर और मोर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द आउटर लाइन ऑफ ईच कंटेस्टेंट्स साइड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोचेस की स्थिति क्या होगी। कोचेस की स्थिति वो होगी कि जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे वो प्रतिभागी जिन भी आउटर लाइन की तरफ से एंटर करेंगे उन आउटर लाइन के बीचों बीच से, पहली बात तो बीचों बीच की पोजीशन होगी, दूसरी दूरी क्या होगी उनकी 2 मीटर या उससे अधिक की जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि दोनों अपनी अपनी जिस भी साइड से एंटर कर रहे हैं उनके कंटेस्टेंट उस आउटर लाइन से के बीचों बीच में और 2 मीटर या 2 मीटर से अधिक की दूरी पर कोच की पोजीशन होगी, कोच वहाँ पर बैठेगा, ये कहा जा रहा है। फिर आता है कि पोजीशन ऑफ द कोचेज मे बी अल्टर टू अकोमोडेट द एनवायरनमेंट ऑफ द वेन्यू एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन। वापस सेम चीज़ वही कही जा रही है जो इससे पहले कही गई थी कि कोचेज़ की पोजीशन भी अल्टर की जा सकती है यदि कोई स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन है या मीडिया प्रसारण को लेकर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, और या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई सुधार करने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या है कोचेज़ की पोजीशन में भी बदलाव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने इस आर्टिकल नंबर 3 के लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की तरफ। 2.7, पोजीशन ऑफ इंस्पेक्शन डेस्क। जो हमारी इंस्पेक्शन डेस्क होगी उसकी पोजीशन क्या होगी उसके बारे में बताया गया है कि द पोजीशन ऑफ इंस्पेक्शन डेस्क शैल बी नियर द एंट्रेंस ऑफ द कंपटीशन एरिया फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आप अगर टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन एरिया में कंटेस्टेंट के एंटर करने से पहले उनके चेस्ट गार्ड, हेड गियर, सेंसर और बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह की तलाशी होती है, चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, तभी वो कंटेस्टेंट एरिया में उनको जाने की अनुमति होती है। ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है कि इसकी स्थिति जो होगी वो क्या होगी कि एंट्रेंस में होगी, जहाँ पे कंपटीशन एरिया में एंटर करना होगा कंटेस्टेंट को उसी के पास में रखा जाएगा ताकि वहाँ पे इंस्पेक्शन होने के बाद कंटेस्टेंट एंटर कर सकें। तो गाइज़ आज के इस आर्टिकल में इतना ही। अभी समाप्त होता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।